Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। मैम अभी तक तो हम डेलीगेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, फिर ये कहाँ से आ गया? तो बेटा डेलीगेशन किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन से अलग होता है ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ये दो कॉन्सेप्ट्स को। यस, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन पहले भी दे चुके हैं, लेकिन एक और डिफरेंस बिटवीन आने वाला है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब तो समझना पड़ेगा। और जब बात डिसेंट्रलाइजेशन की होती है कहीं भी, तो बिना सेंट्रलाइजेशन के तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं। रिलेटेड किस तरह से? रिलेटेड स्टिल डिफरेंट, ऐसे मानिए। किस तरह से? देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये एक बॉस है, ठीक है, बाकी सब इसके नीचे आने वाले एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, एक बॉस है, बाकी सब इसके नीचे आने वाले एम्प्लॉयज हैं। अब इस बॉस ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कौन कब खाएगा, कौन कब काम करेगा और कौन क्या काम करेगा, वो सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। बहुत ही खड़ूस बॉस था ये, और इसने बोला कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन की तो ABC मैं डिसाइड करूँगा। मतलब सारे काम कौन डिसाइड करेगा? ये बॉस अकेला खुद मिलके डिसाइड करेगा। मिलके क्या, किससे मिलना है, खुद ही डिसाइड करेगा, ऐसे बोलिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसने सारी की सारी पावर्स अपने पास रखी हुई हैं। किसी को कोई भी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दे के रखी है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है? यहाँ ये सेंट्रलाइजेशन कर रहा है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन चल रहा है। कैसे? क्योंकि सारी की सारी पावर्स इनके पास दबी हुई रखी हुई हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका मैं देती हूं आपको। ये है हमारे PM। कौन है हमारे PM? मोदी जी। अब मोदी जी कहाँ पे रूल करते हैं? कोई स्टेट में सुना है कि गुजरात में, उत्तराखंड में, यहाँ पे वहाँ पे? नहीं ना। व्हाट इट इज सेड कि ये इंडिया में रूल करते हैं। मतलब पूरे देश की जो पावर्स हैं इन्होंने अपने हाथ में ली हुई हैं। वैसे तो आई नो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कुछ पावर सेंटर के हाथ में होते हैं, कुछ स्टेट के हाथ में होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी तो बनती है। बट 2 मिनट के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को भूल जाइए, बस याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। और ऐसे सोचिए कि पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे फैसले ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। 2 सेकेंड के लिए उसे भूल जाइए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इंडिया में सेंट्रलाइजेशन चल रहा है। मतलब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग, सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी कोई टॉप लेवल पे बैठा हुआ इंसान एंजॉय कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड है सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। सो इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या समझे? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब पूरी की पूरी पावर्स एक यूनिट जो कि सबसे टॉप लेवल पे बैठती है उसके पास एक्यूमुलेटेड हो, नीचे वाले सिर्फ वो काम करें जो ये बताते हैं उन्हें करने के लिए, ना ये किसी से डिसीजन मेकिंग में कोई भी एडवाइस लेंगे, कोई भी सजेशन लेंगे, ना ही ये उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे।
ये बोलते हैं दिन तो लोगों को बोलना पड़ेगा दिन, ये बोलते हैं रात तो इन्हें बोलना पड़ेगा रात, ये बोलेंगे खड़े हो जाओ तो एम्प्लॉयज़ को खड़े हो जाना पड़ेगा, ये बोलेंगे बैठ जाओ तो एम्प्लॉयज़ को बैठना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्टेटरशिप वाली वो आ रही होगी, ये डिक्टेटरशिप नहीं होती, ये एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि जिस तरह से मैनेज होता है स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ऑफिस किस तरह से चलता है। तो हर कोई अपनी पावर में दूसरों को इंटरफेयर नहीं करने दे जाता। पहले क्या होता था, पहले तो बॉस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई नीचे लेवल से, कुछ नीचे मैनेजमेंट वाले लेवल से आके इंसान हमें डिक्टेट करे या हमें सजेशन दे। उन्हें लगता था वी आर द सुप्रीम अथॉरिटीज़, तो हम जो बोलते हैं वही मान्य होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और चीज़ें चेंज हुई एंड डिसेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट आई, और सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं अब डिसेंट्रलाइजेशन भी वर्क कर रहा है। बट सेंट्रलाइजेशन में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनके कारण हमें डिसेंट्रलाइजेशन लाना पड़ा, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए आपके स्कूल में प्रिंसिपल सिर्फ सारी की सारी पावर्स अपने पास रखता है, ना किसी को मैनेजमेंट में बोलने का मौका मिलता है, ना हेड मिस्ट्रेस टीचर को सजेशन देने का मौका मिलता है, ना कोई अपनी एडवाइस दे सकता है, और ना ही बच्चों से ये कभी भी कुछ रिव्यू या फीडबैक लेते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में आप सोच के रखिए ये कितना ऑटोक्रेटिक हो जाएगा आफ्टर अ वाइल। मतलब लोग कितना अच्छा सजेशन क्यों ना दे रहे होंगे, ये तो फॉलो करेंगे ही नहीं क्योंकि इनको तो खुद की चलानी है। ऐसे सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन को डूबने में टाइम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भैया एक टाइम के बाद हर एक इंसान थोड़ा सा अशांत हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। उन्हें लगेगा नो मैटर हम कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी हमें अप्रेजल, कभी प्रेज, कभी अप्रिसिएशन जैसी चीज़ मिलती ही नहीं है, कभी भी हमें हमारे ओपिनियंस रखने का मौका ही नहीं मिलता है। जब इंसान को ऐसी फीलिंग आने लग जाए, जो कि आजकल ज़्यादा आती है, पहले एक ज़माना होता था हम सोचते थे बॉस है यार सैलरी दे रहा है तो सुन लेंगे जो भी बोल रहा है, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। नाउ पीपल वांट टू कंट्रीब्यूट, नाउ पीपल वांट कि उनकी भी से हो, उनका भी ओपिनियन सुना जाए, उनकी भी एडवाइस रखी जाए। ये काइंड ऑफ एक सोशल नीड बन गई है कि लोग मेरे ओपिनियन को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें कहीं ना कहीं निगलेक्टेड वाली फीलिंग आती है, जो कि आपको बहुत मतलब तैयार कर सकती है जॉब छोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन नो डाउट एक टाइम पे मोस्ट प्रेफर्ड वे माना जाता था। आई एम नॉट सेइंग कि आज की डेट में सेंट्रलाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं है या सेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, बट आज की दुनिया में, आज के दौर में डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के अपने अलग इंपॉर्टेंस हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे, लेकिन एक बहुत ही बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आज की डेट में हर एक इंसान प्रोडक्टिव प्रूव हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने उसे जॉब दी है तो उसको सिर्फ उतना ही आता होगा जितना आपने उसे सिखाया है। हो सकता है वो उससे ज़्यादा कैपेसिटी रखता हो, कैलिबर रखता हो, तो उसका ओपिनियन लेने में, उसकी बातें सुनने में, उसको थोड़ी सी अथॉरिटी देने में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप हर एक को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हर एक के काम की वैल्यू करते हैं और हर एक को अथॉरिटी दे के रखते हैं। द मेन थिंग इज दिस। बट अगेन डिसेंट्रलाइजेशन को अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम सेंट्रलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म करते हैं। जैसे कि आई सेड, सेंट्रलाइजेशन में एक टॉप यूनिट होती है जो सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रखती है, अपनी मुट्ठी में कैद करके रखती है। किसी को कोई से नहीं मिलता है किसी भी काम में। हर डिसीजन मेकिंग में सिर्फ यही डिसाइड करते हैं। एक इंसान हो सकता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हो टॉप मैनेजमेंट में, सारे के सारे काम, सारी की सारी चीज़ें वही सीखेंगे, वही सुनाएंगे, वही बताएंगे, बाकी किसी को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं होती है। सो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, ये वर्ड देखिए, ये है आपका कीवर्ड, ये आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। दिस इज रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। दैट मीन्स सारी की सारी जो पावर हैं वो कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं, हर डायरेक्शन से पावर आके यहाँ पे मिल गई है
और क्योंकि ये इकलौती एक पावरफुल अथॉरिटी है जो सबको डिक्टेट करती है, सो इसका नाम हमने क्या रखा है, इसका नाम हमने रखा है सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारे के सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हैं, एक यूनिट में दी गई हैं। कितना क्यूट लग रहा है ये ड्रॉ किया हुआ। Anyways, back to this topic. An organization is centralized when the decision making authority is in the hands of the top management only. जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथ में है, एक पर्टिकुलर यूनिट के हाथ में है जो कि टॉप मैनेजमेंट पे लाई करती है, वही तो है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सो आई गेस अब आप सेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ना सिर्फ हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे बल्कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ फीचर्स भी देखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम सेंट्रलाइजेशन के तो फीचर्स आपने बताए नहीं, तो बेटा आप ध्यान दीजिए यहाँ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। तो हमारा मेन मुद्दा समझने का क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा दिया ऐसे बारी बोलिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से तभी समझ आता है जब सेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट पता हो। तो यहाँ पे आपके लिए मेन मुद्दा समझना ज़रूरी है, कौन सा, डिसेंट्रलाइजेशन। इसलिए सिर्फ उसके फीचर्स पढ़ेंगे और इसके फीचर्स नहीं पढ़ेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था मैम दिस टॉपिक इज़ रिड्यूस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिलेबस, अभी हटा दिया गया है, ये हुआ है वो हुआ है। तो बेटा देखिए, एक टॉपिक हटा देने से ऐसा नहीं होता कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं बनी रहेगी। सो आपके लिए मतलब मैं तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी, आप ये वीडियोस देखिए ताकि आपको दूसरे टॉपिक में आंसर राइटिंग में मदद मिल सके। सो डोंट बी लाइक ये टॉपिक हट चुका है तो पढ़ना नहीं है। बिल्कुल एक बात समझ के देखिए, इट्स नॉट समथिंग कि आप सिर्फ अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग ऑल दीज टॉपिक्स फॉर योर फ्यूचर। ये आपके MBA में भी यूज़ होंगे, आप कुछ भी BBA करोगे, कुछ भी करोगे, सब जगह यूज़ होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th में काम चलेगा तो बस उसके बाद साइड कर दिया। और ध्यान रखना है, इस वजह से पढ़ना भी मत कि 12th के पेपर देना है उसके बाद सब हम दिमाग से निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सारी कॉन्सेप्ट जो बिजनेस स्टडीज़ की हैं ये आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। आप अपना खुद का बिजनेस खोलोगे या किसी और के यहाँ पे मैनेजर बनोगे, कुछ भी करोगे, हर एक जगह ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो सकती हैं। सो डोंट बी लाइक कि हम तो पेपर पर्सपेक्टिव पढ़ाई ही करेंगे बाकी सारा छोड़ दो, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। वापस से पढ़ते हैं अब हम क्या, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। डिसेंट्रलाइजेशन क्या बोलता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है कि भैया चलो फिर से उस बोर्ड पे चलते हैं जहाँ पे हमने मोदी जी ड्रॉ किए थे। अच्छा देखिए, अभी जब मैं आपको ये बता रही थी तो मैंने आपको 2 मिनट के लिए बोला था कि भूल जाइए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, भूल जाइए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। अब मैं आपको बोल रही हूँ दोबारा से याद कीजिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ पे। मतलब इंडिया में देखा जाए तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। आपने नोटिस किया होगा, इफ़ यू आर लिविंग इन MP तो MP में BJP का राज है, सेंटर में भी BJP का राज है। एट द सेम टाइम किसी और पर्टिकुलर स्टेट में जाओ तो कहीं पे कांग्रेस का राज है, कहीं पे किसी और उसका पार्टी का राज है, पॉलिटिकल पार्टी का राज है। सो ये क्या है, ये है कि एक यूनिट तो आपके सेंट्रल लेवल पे होगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो मोदी जी रन करते हैं, और एक गवर्नमेंट आपकी रहेगी स्टेट लेवल पे। जस्ट लाइक मैं ड्रॉ करके अगर आपको बताऊं तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो गए अभी आप, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एक स्टेट ऐड हुआ फिर एक स्टेट माइनस हो गया, तो अब हमारे पास न्यूट्रली 28 स्टेट्स बचे हैं। हर एक स्टेट के पास अपनी खुद की एक गवर्नमेंट है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हर स्टेट में अपनी खुद की एक गवर्नमेंट है। एट द सेम टाइम सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है। तो ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे जो पावर्स थी वो बाइफिकेटेड थी, डिवाइडेड थी सेंट्रल और स्टेट के बीच में। एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे, कुछ मुद्दों पे डिसीजन लेती है, एट द सेम टाइम कुछ मुद्दों पे डिसीजन लेने का अधिकार हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सो इससे हम क्या समझते हैं कि इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम है। अब बस सेम कॉन्सेप्ट उठाइए और एक ऑर्गेनाइजेशन पे चिपका दीजिए। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट सारी डिसीजन मेकिंग नहीं करती है और पावर्स को बाइफिकेट किया जाता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो उससे हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ मुद्दों पे डिसाइड करती हैं, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग मुद्दों पे डिसाइड करती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है। वापस यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने सेंट्रलाइजेशन जब आपको समझा रही थी तो मैंने आपको ऐसे कुछ सर्कल बना के बताया था। उसके बीच में मैंने बोला था सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सारी की सारी पावर्स एक सेंट्रल यूनिट के पास होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो पावर्स है ना, ये फैल जाती हैं। फैल किस तरह से जाती हैं कि डिफरेंट यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल पावर मिल जाती है डिसीजन मेकिंग की। यहाँ पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर को शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी पावर को बांट रहे हैं, बाइफिकेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और अलग अलग लोगों को दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority। जैसे सेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि सेंट्रलाइजेशन का जो कीवर्ड था वो बोलता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, वहीं पे यहाँ पे कीवर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि कुछ पावर्स इनके पास हैं, कुछ पावर्स इनके पास हैं और कुछ पावर्स इनके पास हैं। तो ऐसे पावर्स डिवाइडेड हैं। यहाँ पे ऊपर वाला इंसान नीचे वाले को अपना काम नहीं सौंप रहा है, बल्कि डिसीजन मेकिंग की पावर दिए रखी है उनको कि अब तुम बैठ के डिसाइड कर सकते हो। एक हिंट आपको यहाँ से मिल गया होगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस का, बट वो हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में इन आवर कमिंग वीडियोस। बट अभी फिलहाल डिसेंट्रलाइजेशन को ही अच्छे से समझ लेते हैं। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाला हर वो इंसान जो वहाँ काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी मिलती है डिसेंट्रलाइजेशन के चलते हुए। अभी प्रैक्टिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, ठीक है। पहले आपने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जहां पे सेंट्रलाइजेशन चलता था। जहां सेंट्रलाइजेशन चलता था वहां बहुत बार ऐसे मौके आते थे, आपका मन करता था कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं डिसाइड करूं, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर चीज़ का, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, लेकिन आपको कोई भी पावर नहीं मिलती थी क्योंकि पावर्स क्या थी, सारी की सारी टॉप अथॉरिटी के पास थी। लेकिन अब आपने ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है। जब डिसेंट्रलाइजेशन थी वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर लेवल के लिए असाइन कर दिया कि भैया यहाँ के डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है क्योंकि अब आपके हाथ में क्या है, पावर है। और ये पावर याद रखिएगा किसी ने आपको दी नहीं है।
जैसे डेलीगेशन में हो रहा था कि सामने वाला अपनी अथॉरिटी आपके साथ शेयर कर रहा था, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप हक से अपनी अथॉरिटी ले रहे हैं। देन दे से decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralization and decentralization policy। ये बोलते हैं ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसे ही राह चलते वो हो जाती है, नहीं, पहले से प्लानिंग होती है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलानी है। क्या हम सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं या हम डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। और जिस चीज़ को भी आप प्रमोट करना चाहते हो, जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेते हैं एट द वेरी बिगिनिंग। फिर यहाँ एक लाइन लिखी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना ज़रूरी है। ये बोलते हैं गॉन आर दोज डेज जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लड़ती थी कि हमें सेंट्रलाइजेशन के लिए जाना है या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जाना है। अब एक ऐसा समय है, अब एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जब सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हैंड इन हैंड चलती है। अब आप पूछेंगे मैम ऐसे कैसे, तो यहाँ देखिए, समटाइम्स अ कंपनी फॉलोज अ मिक्स्ड पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि हम सोशलिज्म फॉलो करें या फिर हम कैपिटलिज्म फॉलो करें, तो हम दोनों में से क्या करते हैं, दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं और एक मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? बस सेम वे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन ना उठा के हम एक मिक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं जहाँ पे दोनों के ही फीचर्स हम कंबाइन कर देते हैं with the top level management only and share the common decision with the okay what they say। यहाँ पे ऐसे कैसे चलता है काम, यहाँ आ जाते हैं। दोनों का मिक्सचर किस तरह से वर्क करता है, ये बोलते हैं कि कंपनी के बहुत बड़े बड़े मुद्दे अगर कोई हैं, कंपनी के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चरल डिसीजन अगर कोई हैं, तो वो लेगी हमारी टॉप मैनेजमेंट। कंपनी के बड़े बड़े मुद्दे लेंगी हमारी टॉप मैनेजमेंट। वेयरएज जो रूटीन नेचर के काम होंगे, छोटे मोटे मुद्दे होंगे, वो कौन लेंगे, नीचे वाले लोग लेंगे। तो ये प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। तो हो गया यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन कि इम्पॉर्टेंट डिसीजन हमने आज भी टॉप मैनेजमेंट के पास रखा है, लेकिन लेस इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम छोटे मोटे लोगों को दे देते हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। अब अगर आपको मैं सही टर्म्स में बताऊं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट यही स्ट्रक्चर अपनाती है। इंडियन गवर्नमेंट बेस्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। अब आप पूछेंगे क्यों मैम, क्योंकि अभी तो आपने बताया डिसेंट्रलाइजेशन में कि इंडिया को भी उतनी पावर मिली हुई है, स्टेट को भी अलग अलग पावर मिली हुई है। बट अगर आप गौर से देखें उन पावर्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं। डिफेंस की, इंटरनेशनल अग्रीमेंट कौन से करने हैं, इंटरनेशनली हमें किससे कैसे लिंक रखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन छोटे मोटे डिसीजन उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए हुए हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल यही मिक्सचर अपनाती है, सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन का। अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब सेंट्रलाइजेशन में पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि 2 मिनट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भूल जाइए और बस याद रखिए कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद मैंने डिसेंट्रलाइजेशन में आपको बोला क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, इसलिए पावर्स बाइफिकेटेड हैं। अब फाइनली मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडिया में चलता है मिक्स स्ट्रक्चर वाला चीज़, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, वेयर स्टेट वाली जो है वो लेस इंपॉर्टेंट नेचर के डिसीजंस लेती है। सो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कशन। अब क्योंकि हमारे लिए मेन मुद्दा था डिसेंट्रलाइजेशन, तो लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं उसके कुछ फीचर्स। सो आइए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन इज, ध्यान से पढ़िएगा,
decentralization is much more than a mere transfer of authority to lower level. अब स्लो मोशन लेने का रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने इसको डेलीगेशन से कैसे डिफरेंट बनाया जाए, डिफरेंटली एक्सप्लेन किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस लिखा है. क्या मतलब हुआ उसका कि ना यहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ अच्छा पता चलेगा, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि ये डेलीगेशन से किस तरह से डिफरेंट है. यहाँ ये बकायदा लिख रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन. डेलीगेशन में क्या होता था, आप अपनी अथॉरिटी को देते थे नीचे वाले इंसान को काम करने के लिए, क्योंकि आपने उसे काम दिया होता था, तो साथ में आपको उतनी पावर भी उसको देनी पड़ती थी. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे आप अपनी पावर उसको नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आप उसको उसकी पावर दे रहे हैं. अब मैम इसका क्या मतलब हुआ, तो बताती हूँ मैं आपको. देखिए, डेलीगेशन में क्या होता था, ऊपर वाला इंसान अपना वर्कलोड कम करने के लिए नीचे वाले इंसानों को काम दे देता था. जब काम देता था तो उसे बाय डिफॉल्ट उन्हें थोड़ी सी अथॉरिटी भी देनी पड़ती थी, क्योंकि भैया बिना उसके काम नहीं चलेगा. लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हैं. यहाँ पे ये बोलते हैं कुछ पावर्स ऊपर वाले होल्ड करेंगे, कुछ पावर्स ये वाले लेवल वाले होल्ड करेंगे, कुछ पावर्स ये वाले लोग वो करेंगे. तो यहाँ पे आप अपने हिस्से की पावर किसी को नहीं दे रहे हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन उस इंसान को कुछ पावर्स दे रहा है. तो इट इज मच मोर देन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट यू हैव रेड इन डेलीगेशन. इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी. आपने यहाँ पे अथॉरिटी को डिस्पर्स किया है, फैलाया है डिफरेंट डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के. इट शोज द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल. देखिए, हम डेलीगेशन भी तभी कर रहे थे जब हमें ट्रस्ट था सामने वाले इंसान पे कि सामने वाला इंसान काम कर लेगा. लेकिन हम अपने हिस्से का नॉन इम्पॉर्टेंट काम उस इंसान को दे रहे थे. यहाँ पे हम उस इंसान को पावर दे रहे हैं, यहाँ पे हम उस इंसान को अथॉरिटी दे रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि भैया तुम इतने कॉम्पिटेंट हो, तुम इतने कैपेबल हो, तुम इतने रिसोर्सफुल हो कि हमें लगता है कि इतनी पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है. Then they say decentralization indicates that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation of their decision. ये बोलते हैं यहाँ पे आप ट्रस्ट करते हो कि नीचे लेवल वाले जो लोग होते हैं मैनेजमेंट में, जो नीचे लेवल पे आते हैं, वो भी उतने कैपेबल हैं कि वो भी कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले सकते हैं. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप अपने हिस्से की चीज़ें उन्हें नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप बकायदा उनके लिए अलग से पावर बना रहे हैं डिसीजन मेकिंग की. थोड़ा बहुत अगर मैं इसे वो करूँ तो देखिए, दिवाली दशहरा जब भी आता है तो हम अपने पुराने कपड़े निकाल के किसी गरीब को दान देते हैं, ठीक है. दैट इज़ वन थिंग कि आप अपनी कोई चीज़ जो कि यूज़ हो चुकी है, अब आपके किसी काम की नहीं है, वो किसी इंसान को दे रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ व्हाट डेलीगेशन इज, कि आपके लिए वो अब काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपने किसी और को थमा दिया. ऑन द अदर साइड, दिवाली पे आपको बोनस मिला तो आप अपने लिए जब नए कपड़े खरीद रहे थे तो अपने घर की मेड के लिए या उसके बच्चों के लिए आपने नए कपड़े खरीद लिए. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए बकायदा अलग से चीज़ ला रहे हैं,
अपनी यूज्ड नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्हें नहीं दे रहे हैं, अलग से चीज़ आपने उन्हें ला के दी है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। आई नो थोड़ा सा कम वो नहीं था ये, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सही था ये एग्जाम्पल कि भैया डेलीगेशन में आप अपनी यूज्ड अथॉरिटीज़, यूज चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो शिफ्ट कर देते हो दूसरे पे, वेयर सेकेंड वाले में आप उनको मौका देते हो कि तुम डिसीजन मेकिंग करो बैठ के। Then it says decentralization recognizes the need of authority for the decision making. इनको पता है डिसीजन मेकिंग के लिए अथॉरिटी की नीड होती है और यही चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन रिकग्नाइज करता है। बिना अथॉरिटी के कोई भी इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। The top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained at the higher level. यहाँ पे मेन मुद्दा जो उठता है वो ये उठता है कि नीचे वालों को कौन कौन से डिसीजन मेकिंग करने की अथॉरिटी दी जाए, तो वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है। वो ये देख लेती है कि ये मुद्दे हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि भैया देखो सारे काम आप उनको नहीं दे सकते, दे आर स्टिल एट लोअर लेवल। कुछ चीज़ें मेंटल एक्सरसाइज मांगती है, उसके लिए आपको उतना लिटरेट होना पड़ता है, उसके लिए आपको उतना कैपेबल होना पड़ता है। तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत क्रूशल और माइंड वाली होती हैं वो आप उनको डेलीगेट नहीं कर सकते या वो आप उन्हें डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपको अपने पास ही रिटेन रखनी पड़ेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें ऑब्वियसली आप उन्हें दे सकते हैं। सो ये था लास्ट फीचर ऑफ व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अब ये फीचर्स भी खत्म हो गए हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी खत्म हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो ख़त्म करने के बाद हम पढ़ेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से डिफरेंट होता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, एंड जितनी भी वीडियोस हैं प्रीवियस या नेक्स्ट वो सारी देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना सिर्फ पेपर के पर्सपेक्टिव से बल्कि बाकी लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।